नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको दिखाएंगे इस वक्त की अहम हेडलाइंस। सीएम के रूप में 4 जुलाई को एनडी तिवारी का रिकॉर्ड तोड़ेंगे सीएम धामी। सरकार प्रदेश में मनाएगी सेवा सप्ताह। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड का दौर समाप्त। 1 जुलाई से अस्तित्व में आएगा अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण। उत्तराखंड में एसआईआर प्रपत्र जमा नहीं हुए, उनकी दोबारा होगी जांच। 92% से अधिक डिजिटलाइजेशन का काम पूरा। हरिद्वार अर्धकुंभ की बैठक में अखाड़ों की खींचतान उजागर। जूना और निरंजनी समेत 5 अखाड़ों ने किया बहिष्कार। उत्तराखंड में सरकारी अस्पतालों में जांच सुविधाओं का होगा विस्तार, मिलेगी नई मशीनें। और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में जल्द ही अपर पीसीएस के 63 पदों के लिए होगी भर्ती। आयोग जल्द जारी करेगा विज्ञापन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए 1 जुलाई 2026 से मदरसा बोर्ड को समाप्त कर राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के गठन की घोषणा की है। नई व्यवस्था के तहत सभी मदरसे उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड के नियमों और पाठ्यक्रम के अंतर्गत आएंगे, जिससे छात्रों को विज्ञान, गणित और अंग्रेजी जैसे विषयों की पढ़ाई का अवसर मिलेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जो संस्थान नए पाठ्यक्रम को नहीं अपनाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें बंद भी किया जा सकता है। वहीं नियमावली के तहत अल्पसंख्यक संस्थानों को मान्यता के लिए ऑनलाइन आवेदन, दस्तावेज और शुल्क प्रक्रिया से गुजरना होगा। इस निर्णय को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। जहां सत्ता पक्ष इसे शिक्षा सुधार बता रहा है, वहीं विपक्ष इसे राजनीतिक ध्रुवीकरण करार दे रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड 1 जुलाई को खत्म हो जाएगा। इसके बाद राज्य के मदरसों में राज्य शिक्षा बोर्ड का पाठ्यक्रम लागू होगा। इससे मदरसों में पढ़ने वाले हजारों बच्चे शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ सकेंगे। उनके शैक्षिक प्रमाण पत्र मान्य होंगे। राज्य में वर्ष 2011 में मदरसा बोर्ड के गठन को मंजूरी मिली थी। हालांकि 15 साल बाद भी इसे राज्य शिक्षा बोर्ड के समक्ष मान्यता नहीं मिल पाई। इसी कारण मदरसों में बच्चों की संख्या तेजी से कम होती जा रही। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस साल फरवरी में मदरसा बोर्ड खत्म करने की घोषणा की थी। वहीं विपक्षी दलों ने मदरसावाद को लेकर धामी सरकार पर ध्रुवीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए हल्ला बोला। मैं इस मौके पर माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को और उनकी सरकार को बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं कि उन्होंने उत्तराखंड राज्य के अंदर मदरसा बोर्ड को खत्म नहीं बल्कि उसका विस्तार करके 6 माइनॉरिटीज को शामिल किया। और 6 माइनॉरिटीज में यानी सिख, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन, उनके बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन देने का फैसला ये स्वागत के साथ साथ आभार और अभिनंदन के योग्य है। मदरसा एक अरबी का शब्द है जिसका हिंदी अनुवाद विद्यालय होता है, इंग्लिश में स्कूल कहते हैं। देश की आजादी से पहले मदरसों के अंदर सारी भाषाएं, सब कुछ पढ़ाया जाता था, लेकिन कुछ षड्यंत्रों के तहत उन्हें केवल एक मजहब तक और एक भाषा तक सीमित किया गया। मजबूत मुसलमान बने, इसमें मैं खुद मुसलमान हूं, मैं भी चाहता हूं कि मेरे बच्चे मजबूत मुसलमान बने, लेकिन मजबूत मुसलमान के साथ साथ वो मजबूत भारतीय भी बने, वो औरों के धर्म का सम्मान करे। और वो तभी मुमकिन है जब वो बाकी चीजों को भी जानेगा। और एनसीईआरटी का जो हमारा उत्तराखंड शिक्षा परिषद का सिलेबस है, जब बच्चे उसे पढ़ेंगे तो उनके चक्षु खुलेंगे, ज्ञान अर्जित होगा। उत्तराखंड क्रांति दल का शुरू से मानना रहा है कि उत्तराखंड के 4 सिपाही हिंदू, मुस्लिम और सिख है। हमने कभी जातिवाद और धर्मवाद की राजनीति नहीं की है। ऐसे में अगर बीजेपी ये ऐलान करती है कि हमने जो मदरसे बोर्ड है, इस बोर्ड को भंग करेंगे और उससे जो कम से कम 50 से ज्यादा मदरसे बंद हो जाएंगे, ये एक सोचनीय विषय है। और इस पर मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये जो 50 से ज्यादा मदरसे हैं, क्या ये मदरसे बोर्ड में रजिस्टर था या रजिस्टर नहीं थे? और अगर भंग भी करने हैं तो वहां पर रहने वाले छात्रों पर और वहां पर जो काम कर रहे हैं उनके लिए उन्होंने क्या विकल्प निकाला है? मैं तो सीधा सीधा ये आरोप लगाऊंगा कि जो राम मंदिर में चोरी हुई है, उस चोरी को ढकने के लिए इन्होंने एक जुमला निकाला। देखिए, कोई भी शिक्षा जो है, मदरसों में शिक्षा दी जाती थी, ये सबको पता है। कोई भी शिक्षा रोजगार परक होनी चाहिए, विकास उन्मुख होनी चाहिए, वैज्ञानिक होनी चाहिए। इसके हम पक्षधर हैं। और यदि ये सब आपके नए बोर्ड में है तो फिर स्वागत है। लेकिन अगर नए बोर्ड का मतलब सिर्फ और सिर्फ ध्रुवीकरण करना है, सिर्फ और सिर्फ मदरसा, मजार, मस्जिद, मुसलमान आपके लिए वोट बैंक की राजनीति करने का
मुद्दा मात्र हैं तो फिर हम कड़े शब्दों में नहीं। कि कांग्रेस को केवल अपने वोट बैंक की चिंता है। इस प्रदेश के हितों से कांग्रेस को कुछ नहीं लेना है। जो अवैध मदरसे हैं उनमें कितने अवैध कार्य हो रहे थे सब जानते हैं। तो कांग्रेस के लिए प्रदेश भाड़ में जाए, देश भाड़ में जाए, केवल कांग्रेस बची रहे, केवल सत्ता है, ये उनकी सोच है। लेकिन धाकड़ धामी की सरकार है, हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते हैं। जो भी अवैध काम इस प्रदेश में होगा, चाहे वो कितने बड़े स्तर का हो, कितने बड़े लोगों का हो, हम उस सबको जो है बंद करेंगे, उन सबको ध्वस्त करेंगे। ये धामी सरकार का मानना है। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड खत्म कर अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। सरकार इसके लिए सबके लिए समान शिक्षा और मुख्यधारा से जोड़ने का ऐतिहासिक कदम बता रही है, जिसके तहत मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को विज्ञान, गणित जैसे विषय पढ़ने का मौका मिलेगा। वहीं विपक्ष इसे चुनावी ध्रुवीकरण और अल्पसंख्यकों को टारगेट करने का आरोप लगा रहा है। 1 जुलाई 2026 से नए प्राधिकरण के लागू होने के बाद मदरसों को उत्तराखंड बोर्ड का पाठ्यक्रम अपनाना होगा। देखना यह होगा कि संस्थान नए नियमों को कितनी तेजी से लागू करते हैं। इसके बाद बच्चों के भविष्य पर क्या असर पड़ता है। निश्चित तौर पर यह फैसला प्रदेश में शैक्षिक उत्कृष्टता के साथ साथ सामाजिक और राजनीतिक विमर्श को भी नई दिशा देगा या विपक्ष अपने सवालों पर खरा उतरता दिखेगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। अब बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। कुमाऊं क्षेत्र में मौसम ने करवट ले ली है। बीती रात से हो रही झमाझम बारिश ने भीषण गर्मी से लोगों को बड़ी राहत दी है। कटीमा, टनकपुर और वनवसा क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश ने मौसम को सुहाना बना दिया। वहीं लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे किसानों के चेहरे पर भी मुस्कान लौट आई है। किसानों का कहना है कि इस बारिश से धान सहित खरीफ फसलों की बुआई और खेती के कार्यों को गति मिलेगी। तो आज खरीमा में पहली बारिश हुई है, पूरे साल भर में पहली बारिश, और बारिश का इस टाइम बढ़िया हो रहा है, तो अच्छा लग रहा है, ठंडा हो गया। लेकिन गर्मी में बहुत परेशान, गर्मी से थोड़ी राहत मिल गई है और किसानों को भी राहत मिली है। किसानों को भी राहत मिली है, बहुत बढ़िया। पानी से बहुत परेशान थे, गाँव की पौध नहीं लगी है, अभी जिनकी पौध लगी है खेत सटक गए हैं पूरे, पानी नहीं था, नहरों में पानी नहीं आ रहा है। बिजली की समस्या से थोड़ा राहत मिलेगी, बिजली कटौती हो रही थी, अब जब ठंडा होगा तो बिजली की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत बढ़िया महसूस हुआ, बहुत अच्छा है। स्थिति बरस गए। गर्मी से बहुत ज़्यादा राहत मिली है इस समय, और लगातार मौसम विभाग ने इसकी पूरी जानकारी दी थी। मैसेज भी आते रहते हैं समय समय पर, तो उस हिसाब से सही टाइम पर काफ़ी अच्छा मौसम हुआ है। और लगातार करीब 3-4 बजे से बारिश लगातार हो रही है, और आज से पूरा दिन सुहाना लग रहा है कि पूरा दिन सुहाना रहेगा, और ये बहुत ज़रूरी था। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड क्रांति दल ने कांग्रेस के छात्रों की गूंज अभियान और पेपर लीक मुद्दे को लेकर चलाए जा रहे आंदोलन पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस ने युवाओं के भविष्य को लेकर 50 सदस्यीय एक्शन टीम गठित कर सोमवार को कांग्रेस भवन में प्रशिक्षण शुरू किया। वहीं यूकेडी के केंद्रीय कार्यालय प्रभारी देवचंद्र उत्तराखंडी ने कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए कहा कि दिल्ली में बैठे सांसद और विधायक इस मुद्दे पर अब तक क्या कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह के मुद्दे को राजनीतिक हलचल बढ़ाने के लिए उछाला जा रहा है, और इसकी सफलता को लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। पहले तो मैं कांग्रेस को ये शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि देर सही पर एक उनके दिमाग में है कि युवाओं के भविष्य के लिए भी कुछ काम किया जाए। पर मुझे इस जो उनका ये मुद्दा है, ये मुद्दा उत्तराखंड में होने के बजाय केंद्र में होना चाहिए था। जो केंद्र में उनके विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं या कांग्रेस समर्पित जो विधायक सांसद वहां बैठे हैं, उन सांसदों ने क्या कार्रवाई की है। देहरादून में सहकारिता मंत्रालय के 5 वर्ष पूरे होने पर शुरू हुए सहकारिता सप्ताह को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने कहा कि यदि सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत अब सहकारिता को जन आंदोलन बनाने की बात कर रहे हैं, तो उन्हें यह भी बताना चाहिए कि भाजपा के 9 वर्षों के शासन में सहकारिता विभाग की उपलब्धियां क्या रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विभाग घोटालों और भ्रष्टाचार की वजह से चर्चा में रहा है तथा सहकारी समितियों के चुनाव 2 वर्षों से अधिक समय तक टालने के लिए भी सरकार जवाबदेह है। साथ ही उन्होंने निष्पक्ष चुनाव कराने से बचने के आरोप लगाते हुए सरकार से जवाब मांगा। रावत जी, अगर आप कह रहे हैं कि सहकारिता को एक आंदोलन के रूप में लिया जाएगा, सहकारिता को जन जन तक पहुंचाया जाएगा, पिछले 9 सालों से प्रचंड बहुमत की भाजपा की सरकार इस राज्य में है। सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत जी हैं। सहकारिता विभाग में केवल घपले घोटालों के
आज तक क्या उपलब्धि है सहकारिता विभाग की, ये भी उनको बताना चाहिए। सहकारिता के चुनाव लगभग 2 साल से ज्यादा समय तक टालने का काम किसने किया? आप क्यों जो है सहकारी समितियों में निष्पक्ष चुनाव से भाग रही थी, ये भी जनता को बताना चाहिए। आप जो है सहकारिता को जन जन तक अगर पहुंचाना चाहते थे तो ये काम आपको अब तक कौन कर लेना चाहिए था। जनता ने आपको 2-2 बार मौका दिया। देहरादून में एसएसपी दून के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत दून पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर हुड़दंग और मारपीट कर शांति व्यवस्था भंग करने वाले 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। मसूरी में बाटा शोरूम के पास मारपीट और हंगामा कर रहे नीरज राघव को पुलिस ने बीएनएस की धारा 170 के तहत गिरफ्तार किया। उसका वाहन भी मोटर वाहन अधिनियम के तहत सीज किया है। आपको बता दें, ऋषिकेश के आईडीपीएल हाट बाजार में दुकान लगाने को लेकर 2 पक्षों के बीच हुए विवाद और मारपीट के मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ बीएनएस की धारा के तहत कार्रवाई की है। पुलिस ने कहा कि ऑपरेशन प्रहार के तहत सार्वजनिक स्थानों पर कानून व्यवस्था भंग करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। विकासनगर में भारतीय किसान संघ के बैनर तले बिनहार क्षेत्र के दर्जनों गांवों से पहुंचे किसानों ने तहसील परिसर में सांकेतिक धरना देकर एसडीएम को विभिन्न मांगों का ज्ञापन सौंपा है। किसानों ने वर्षों से लंबित भू बंदोबस्त, भूमि संरक्षण और भूमि संबंधी समस्याओं के जल्द समाधान की मांग उठाई है। विज्ञापन में खसरा नंबर 8486 की खरीद फरोख्त पर रोक, अवैध पट्टों की जांच, तहसीलों में लंबित मामलों का समयबद्ध निस्तारण, सिंचाई, सड़क और पुल निर्माण जैसी मांगें भी शामिल रही। भारतीय किसान संघ ने चेतावनी दी कि यदि समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन तेज किया जाएगा। क्षेत्र है ये विकासनगर ब्लॉक का एक अति पिछड़ा क्षेत्र है। इसको ओबीसी का दर्जा भी दिया गया है, लेकिन फिर भी आज़ादी के 1938 देश हमारा 1947 में आज़ाद हुआ था, लेकिन उसके बाद आज तक भी हम बिनहार क्षेत्र का बंदोबस्त नहीं हो पाया है, जिसके कारण से किसानों को और वहाँ पे क्षेत्रीय जनता को बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जिस प्रकार से हम देख सकते हैं कि भूमि किसी कहीं पर है और वह डॉक्यूमेंट्स में कहीं और है। कारण हमारा है बिनहार क्षेत्र की भूमि संबंधी जो समस्या है उनका बंदोबस्त नहीं किया गया, भू सर्वेक्षण अभी तक नहीं किया गया। लंबे समय से लोग किसान मांग कर रहे हैं, परेशान हैं और वहाँ एक दूसरे की जमीन को लोग बेच रहे हैं, वहाँ झगड़ा होने की संभावना है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि बिनहार क्षेत्र का जो बंदोबस्त कार्य है वो यथाशीघ्र पूरा किया जाए। नगर में जन संघर्ष मोर्चा ने एक निजी अस्पताल पर मरीजों के कथित आर्थिक शोषण और अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए तहसील परिसर में प्रदर्शन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। मोर्चा अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने आरोप लगाया है कि अस्पताल में अनावश्यक उपचार और ऑपरेशन का दबाव बनाकर भारी बिल वसूले जाते हैं। मृत मरीजों के परिजनों से भी अतिरिक्त शुल्क लिया जाता है तथा आयुष्मान योजना में भी अनियमितताओं की भी आशंका है। हालांकि इन आरोपों पर संबंधित अस्पताल का पक्ष सामने नहीं आया। हॉस्पिटल धूलकोट का जनपद देहरादून का, जिसने मानवता की सारी हदें पार करने का काम कर दिया है, हैवानियत की भी हदों को उसने पार कर दिया। तमाम आज जो लूटपाट केंद्र बन चुका है, इसने मरीजों से लूटने की कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। हर चीज में आयुष्मान के नाम पर इतना बड़ा फर्जीवाड़ा है कि आप उम्मीद नहीं कर सकते। तमाम हमें तो सूत्र ये बता रहे हैं कि यहाँ पर पढ़ने वाले छात्र हैं, जो काम करने वाले मजदूर है, तमाम और भी स्टाफ है, उनको भी आयुष्मान के द्वारा इलाज दिखाया जाता है फर्जी तरीके से। ये लूट है। और दूसरा उसके साथ साथ जिन मरीजों को, जो बाहर के मरीज हैं, आयुष्मान के तहत इलाज कराते हैं, चाहे वो नगद रूप से करा रहे हैं, उनको जबरन भय दिखा करके इतना उन पर आतंक डाल देते हैं कि आपको ऑपरेशन करेगा, फिर ऑपरेशन के बाद पूरा आयुष्मान का पैसा खत्म और तमाम और लोगों को घर तक भेजना पड़ता है, उधार लेना पड़ता है। हल्द्वानी में बरसात शुरू होने से पहले सड़कों की बदहाल स्थिति को सुधारने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। जगह जगह गड्ढों को भरने और क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत का काम तेजी से
किया जा रहा है। आपको बता दें ताकि मानसून के दौरान लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। मानसून से पहले सड़कों को दुरुस्त करने के लिए संबंधित विभाग ने मरम्मत अभियान शुरू कर दिया है। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में खराब हो चुकी सड़कों की पहचान कर गड्ढे भरे जा रहे हैं और क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि बारिश के दौरान जलभराव और दुर्घटनाओं की आशंका को कम करने के लिए ये कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। कि हमने जो कि मुख्य रूप से उनकी प्राथमिकता के आधार पे है जो कि स्टेट हाईवे, एनडीआर और ओडीआर सड़कों का जो कि हमने पैचलेस कर लिया है। इसके अतिरिक्त जो ग्रामीण मार्गें जो अत्यधिक महत्वपूर्ण मार्गें हैं जिसमें यातायात का दबाव बहुत ज़्यादा रहता है और मेन सड़कों के जो जोड़ने वाली होती है उनमें भी जो कि हमने पैच का काम कर लिया गया है। और जहाँ तक जो कि सुदूर जो ग्रामीण मार्ग हैं उसमें भी हमारी प्राथमिकता है कि हम जो कि कुछ कटवे मार्ग ऐसे जिसमें नवीनीकरण की आवश्यकता होती है। चारधाम और हेमकुंड साहिब यात्रा के चरम पर होने के बीच कर्णप्रयाग में निहंग सिखों और स्थानीय दुकानदारों के विवाद पर आपत्तिजनक टिप्पणियां सामने आ रही हैं। उत्तराखंड पुनर्निर्माण विभाग के तकनीकी सलाहकार कर्नल अजय कोठियाल ने इसकी कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि चारधाम सहित हेमकुंड साहिब को मिलाकर 5 धाम माने जाते हैं। ये पांचों धाम उत्तराखंड के लिए राजस्व और रोजगार का सबसे बड़ा जरिया है, क्योंकि इससे राज्य के कई परिवारों की आर्थिकी चलाने में मदद मिलती है। कर्नल कोठियाल ने कहा कि यात्रा में सभी धर्म समुदाय के लोग अच्छी भावना से आते हैं और प्रदेश को लाभ होता है। उन्होंने बताया कि सेना, धर्म या कौम का नाम लेकर गड़बड़ी ना करे। हम बोलते हैं डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में हर किसी को बोलने का अधिकार है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ में, जब मेरे को याद है जब हम छोटे होते थे और हम तैयारी कर रहे थे सेना में जाने की या नौकरियों में, तो ये लोग भी ना कोशिश करते थे, लेकिन ये निकल नहीं पाए। ये कहीं पे भी नौकरी के लिए फिट नहीं हुए, इनको कहीं रोजगार का कोई जरिया नहीं मिला। तो ये क्या करते हैं, अब धीरे धीरे बड़े हुए, घर ने ज़बरदस्ती शादी करा दी, शादी कराई तो इनके बच्चे हुए, बीवी हैं, ये अपनी बीवी को भी सही ढंग से उसकी देखभाल नहीं कर सकते, ये अपने बच्चों की ग्रोथ नहीं देख सकते। फिलहाल खबरों में वक्त एक अहम ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। की न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगली खबर का रुख करेंगे सरोवर नगरी नैनीताल की विश्व प्रसिद्ध नैनी झील इन दिनों रहस्यमयी मौतों को लेकर चर्चा में है। झील में शवों के मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा, जिससे स्थानीय लोगों और पर्यटकों में दहशत का माहौल है। बीते एक सप्ताह के भीतर नैनी झील से तीसरा शव बरामद किया गया है। ठंडी सड़क पर पाषाण देवी मंदिर के समीप झील में एक युवक का शव उतराता मिला है, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। देश भर में प्रतियोगी परीक्षाओं में हो रही धांधली और पेपर लीक मामलों को लेकर कांग्रेस का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। इसी कड़ी में डोईवाला तहसील परिसर में आपको बता दें परवादून कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने एसडीएम डोईवाला के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को एक ज्ञापन प्रेषित कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और इस पूरे तंत्र की जवाबदेही तय करने की मांग की। कहीं ना कहीं हम मुख्य विपक्षी दल होने के नाते हमारा फर्ज भी बनता है, और ये जो भ्रष्ट सरकार है इसके खिलाफ आवाज़ हम लोग सब मिलकर आवाज़ उठा रहे हैं। और हम लोग जब तक ये संघर्ष जारी रखेंगे, जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ना हो और जिन लोगों की वजह से ये पेपर लीक हुआ है उन पर कार्रवाई ना हो। ये जो नौटंकी ये जो वर्तमान सरकार है जिस तरह से बातें छुपाने के लिए जो नौटंकी करते हैं, जैसे अभी ये दिखा दिया है कि भाई एयरफोर्स के माध्यम से पेपर जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भेजे जाएंगे, सर इनकी नौटंकी है। ये मुख्य मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहते हैं और हम लोग जब तक ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा हम लोग इस संघर्ष को जारी रखेंगे। व्यवस्था में सुधार को लेकर और जो पेपर लीक पूरे देश में हो रहे हैं उसको लेकर युवाओं में रोष है, स्टूडेंट्स के अंदर रोष है, जिसको लेकर पूरे देश में कांग्रेस द्वारा राष्ट्रव्यापी अभियान चल रहा है। और आज इसी को लेकर हम आज डोईवाला तहसील पहुंचे, माननीय उप जिलाधिकारी महोदय को हमने ज्ञापन सौंपा। माननीय
और इस बीच उत्तराखंड की खबरों के बीच उत्तर प्रदेश के कानपुर से अहम खबर सामने आ रही है। के न्यूज को मिली कथित बघेरा गैंग की चिट्ठी। कानपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। चिट्ठी में राजेश मसाले में जहर मिलाने की बात कही गई। मसाले के करीब 1500 पैकेट में जहर मिलाने का जिक्र है। इस वक्त की अहम खबर, कंपनी मालिक राजेश अग्रहरि से 2 करोड़ की डिमांड की इस गैंग के द्वारा। डिमांड पूरी नहीं करने पर साइनाइड मिलाने की भी धमकी दी गई है। तो 15 लाख पैकेट में साइनाइड मिलाने की धमकी इस गैंग के द्वारा दी गई है। के न्यूज के हाथों यह चिट्ठी लगी है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें साफ तौर पर यह चिट्ठी आप देखिए, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि राजेश कुमार अग्रहरि जी मेरी बात नहीं मान रहे हैं। 2 करोड़ रुपए उनसे रंगदारी के तौर पर उनसे डिमांड की गई है और अगर वो ये डिमांड पूरी नहीं करते हैं तो अभी 1500 पैकेट में जहर मिलाया गया है और आगे 15 लाख पैकेट में साइनाइड जहर मिलाया जाएगा, जिससे ना उनकी कंपनी बचेगी और लोग राजेश मसाले का नाम भूल जाएंगे। तो चिट्ठी में राजेश मसाले में जहर मिलाने की बात कही गई है। 1500 पैकेट में जहर मिलाने का दावा किया है। इस चिट्ठी के माध्यम से मसाले के करीब 1500 पैकेटों में जहर मिलाने का जिक्र किया गया है। के न्यूज को मिली कथित बघेरा गैंग की चिट्ठी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। डाक से के न्यूज इंडिया को मिली है यह चिट्ठी। कानपुर पुलिस प्रशासन मामले का संज्ञान लेकर करे कार्रवाई। तो के न्यूज इंडिया को मिली कथित बघेरा गैंग की चिट्ठी। चिट्ठी में राजेश मसाले में जहर मिलाने की बात सामने आई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर कानपुर से आपको दिखा रहे हैं। मसाले के करीब 1500 पैकेट में जहर मिलाने का जिक्र इस चिट्ठी में किया गया है। कंपनी मालिक राजेश अग्रहरि से 2 करोड़ रुपए की डिमांड की गई है इस गैंग के द्वारा और डिमांड पूरी नहीं करने पर साइनाइड मिलाने की भी धमकी दी गई है। इस गैंग ने 15 लाख पैकेट में साइनाइड मिलाने की धमकी दी है। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। डाक से के न्यूज इंडिया को भेजी गई है धमकी भरी यह चिट्ठी। कानपुर पुलिस प्रशासन मामले का संज्ञान ले और इस पर कार्रवाई करे, के न्यूज ये अपील कर रहा है। तो के न्यूज इंडिया को मिली कथित बघेरा गैंग की यह चिट्ठी और अब के न्यूज इंडिया अपील कर रहा है कि कानपुर प्रशासन इस चिट्ठी का संज्ञान ले और इस पर कार्रवाई करे कि इसके पीछे आखिर कौन लोग हैं और पूरी सत्यता क्या है। मसाले के करीब 1500 पैकेट में जहर मिलाने का जिक्र इस चिट्ठी में किया गया है। कंपनी के मालिक राजेश अग्रहरि से 2 करोड़ रुपए की डिमांड की है इस गैंग ने और डिमांड पूरी न होने पर 1500 पैकेटों में अभी 1500 पैकेटों में जहर मिलाने का दावा किया है और आगे अगर डिमांड पूरी नहीं होती है तो 15 लाख पैकेटों में साइनाइड मिलाने की धमकी भरा ये पत्र जो है के न्यूज इंडिया को मिला है। तो चिट्ठी में राजेश मसाले में जहर मिलाने की बात कही गई है। आपको बता दें डाक के माध्यम से के न्यूज इंडिया को ये जो पत्र है ये मिला है। के न्यूज को मिली कथित बघेरा गैंग की यह चिट्ठी। हम चिट्ठी आपको दिखा रहे हैं जो चिट्ठी के न्यूज इंडिया को मिली है। डाक के माध्यम से यह चिट्ठी के न्यूज इंडिया को भेजी गई है। इस चिट्ठी के पीछे की सत्यता क्या है, वास्तविकता क्या है, ये तो जांच का विषय है, लेकिन के न्यूज इंडिया अपील कर रहा है कि इस चिट्ठी के माध्यम से पुलिस प्रशासन, कानपुर का पुलिस प्रशासन इसकी सत्यता की जांच करे कि आखिर ये चिट्ठी भेजने वाले कौन लोग हैं, इनका मकसद क्या है और वास्तविकता क्या है। फिलहाल इस चिट्ठी में जो जिक्र है उस बात को हम बता रहे हैं। कानपुर पुलिस प्रशासन को अब आगे इसकी जांच करनी चाहिए ताकि सत्यता सामने आ सके। के न्यूज इंडिया को फिलहाल ये कथित बघेरा गैंग की चिट्ठी मिली है। डाक के माध्यम से ये चिट्ठी मिली है। चिट्ठी में राजेश मसाले में जहर मिलाने का जिक्र किया गया है। मसाले के करीब 1500 पैकेट में जहर मिलाने का जिक्र किया गया है। आपको बता दें कि राजेश कंपनी के मालिक राजेश अग्रहरि जी से 2 करोड़ रुपए की डिमांड इस गैंग के द्वारा की गई है जो इस चिट्ठी में जिक्र किया गया है। डिमांड पूरी ना करने पर अभी 1500 पैकेटों में जो जहर मिलाने का जिक्र किया गया है, आगे 15 लाख पैकेटों में जहर साइनाइड मिलाने का जिक्र जो है इस चिट्ठी में किया गया है। अगर डिमांड पूरी नहीं होती है तो इस बघेरा गैंग की जो ये चिट्ठी है इसमें साफ तौर पर लिखा है कि राजेश अग्रहरि अगर डिमांड पूरी नहीं करते हैं
तो 15 लाख पैकेटों में जहर साइनाइड के तौर पर जो जहर है उसको इस मसाले के पैकेट में मिलाया जाएगा और जिसकी पूरी जिम्मेदारी राजेश मसाले के मालिक की होगी। यह चिट्ठी में जिक्र किया गया। तो चिट्ठी की एक एक लाइन अक्षरशः हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर जिक्र किया गया है। आपको बता दें इस चिट्ठी में साफ तौर पर लिखा है, मैं बघेरा गैंग से बग्घा सिंह आप के न्यूज के माध्यम से जनता को बताना चाहता हूं कि अगर अपनी सलामती चाहते हैं तो कृपया करके राजेश मसाला ना खरीदें, क्योंकि हम लोगों ने राजेश मसाले में सल्फास नाम के जहर की मिलावट की है। करीब 1500 पैकेट में सल्फास जो है वो मिलाया है। अगर राजेश कुमार अग्रहरी जी मेरी बात नहीं मानते हैं तो अगली बार साइनाइड नाम का जहर मिलेगा। और मैं आपको बता दूं, साइनाइड इतना खतरनाक जहर होता है जिसको खाने मात्र से ही मृत्यु हो जाती है। ये जिक्र, मैं जो ये बातें कह रहा हूं ये चिट्ठी में लिखी हुई हैं, और ये जितनी भी मौतें होंगी उस सब का जो जिम्मेदार होगा वो राजेश मसाला कंपनी की जिम्मेदारी होगी। राजेश कुमार अग्रहरी से 2 करोड़ रुपए का डिमांड किया गया है। अगर जो डिमांड है वो पूरी नहीं होती है तो आगे अभी 1500 पैकेटों में ये मिलावट की गई है और आगे 15 लाख पैकेटों में साइनाइड जहर मिलेगा। ये जिक्र इस चिट्ठी में किया गया है। इसके बाद जनता राजेश मसाला नाम ही भूल जाएगी। हम ये बात आप लोगों को बताना चाहते हैं, बताने से पहले राजेश कुमार अग्रहरी जी को बता चुके हैं। यानी कि ये चिट्ठी लिखने से पहले ये दावा इसमें किया जा रहा है कि ये बात हम राजेश अग्रहरी जी से पहले ये बात बता चुके हैं। तो आप लोगों के माध्यम से हम जनता को बताना चाहते हैं कि राजेश मसाला ना खरीदें, क्योंकि मैं जनता को जानबूझकर कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हूं। आपका अपना बग्घा सिंह। ये चिट्ठी, ये जो मैंने बातें कही हैं ये इस चिट्ठी में लिखी हुई है जिनका हमने जिक्र किया। डाक के माध्यम से ये आप तस्वीरों में आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हालांकि हम ये स्पष्ट कर दें कि बग्घा सिंह गैंग कौन है, बघेरा गैंग कौन है, बग्घा सिंह कौन है, के न्यूज नहीं जानता है कि वास्तव में ये कोई गैंग है, इस नाम से कोई गैंग है भी या नहीं है। बग्घा सिंह कौन है, के न्यूज इस सब को नहीं जानता है। लेकिन के न्यूज अपनी सामाजिक जिम्मेदारी, अपनी पत्रकारिता की जिम्मेदारी को निभाते हुए इस सूचना को जो के न्यूज को मिली है उसको अब टेलीविजन के माध्यम से, खबर के माध्यम से हम जनता के सामने रख रहे हैं, जनहित में प्रसारित कर रहे हैं। और कानपुर पुलिस प्रशासन से हम अपील कर रहे हैं कि इस चिट्ठी में जो भी जिक्र किया गया है उसकी जांच होनी चाहिए। और कानपुर के पुलिस कमिश्नर, डीएम और पूरे प्रशासनिक अमले से हम कह रहे हैं कि इस चिट्ठी की जांच हो कि इसके पीछे की वास्तविकता क्या है, इस चिट्ठी को लिखने वाले कौन हैं, प्रसारित करने वाले कौन हैं। हम अपनी पत्रकारिता, जन सरोकारी पत्रकारिता की जिम्मेदारी निभाते हुए जो जानकारी हमको मिली है वो हम अपने दर्शकों को हम जानकारी दे रहे हैं। अब प्रशासन का काम है कि वो इस चिट्ठी के पीछे की सत्यता की जांच करे और जो इसके पीछे लोग हैं उनको चिन्हित करे और कार्रवाई सुनिश्चित करे। इंडिया को मिली है कथित बघेरा गैंग की चिट्ठी। हालांकि इस प्रकार का कोई गैंग है या नहीं है, के न्यूज इसकी कोई जानकारी नहीं रखता है, लेकिन ये चिट्ठी मिली है और इस चिट्ठी को हम अपने टेलीविजन के माध्यम से आप अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। तो फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आगे अब देखिए के न्यूज इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ।